हम फिज़िकल केमिस्ट्री सेकेंड ईयर का टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम सेकेंड ईयर का आपकी सिलेबस का फिज़िकल केमिस्ट्री का पहला टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में बेसिक्स अपने को जानने चाहिए कि इस टॉपिक के अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है और उसके क्या बेसिक्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। The thermodynamics is a Greek word which means flow of heat in physical and chemical reactions. Thermodynamics एक ग्रीक वर्ड है जो दो वर्ड से मिलकर बना है, थर्मो और डायनेमिक्स। थर्मो मीन्स हीट एंड डायनेमिक्स मीन्स फ्लो। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या स्टडी करेंगे? फ्लो ऑफ हीट, ऊर्जा का आदान प्रदान। Thermodynamics is a branch of science which deals with the study of different forms of energy and their interconvergence. ऊष्मागतिकी विज्ञान की वे शाखा है जिसमें हम ऊर्जा के विभिन्न रूपों और उनके पारस्परिक परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। आप जानते हैं एनर्जी या ऊर्जा अनेक रूपों में पाई जाती है, जैसे यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी और इसके साथ साथ वर्क एनर्जी, कार्य ऊर्जा। ऊर्जा के ये सारे रूप एक दूसरे में परिवर्तित किए जा सकते हैं और इन परिवर्तनों का अध्ययन भी हम ऊष्मागतिकी या थर्मोडायनेमिक्स में करते हैं। It deals with energy changes in physical and chemical process. भौतिक प्रक्रम में अथवा रासायनिक प्रक्रम में जो ऊर्जा का परिवर्तन होता है उसकी स्टडी हम थर्मोडायनेमिक्स या ऊष्मागतिकी में करते हैं। If the flow of heat is due to a chemical reaction, then it is known as chemical thermodynamics. यदि ऊष्मा का प्रवाह किसी रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है तो हम उसको रासायनिक ऊष्मागतिकी या केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के नाम से जानते हैं। अब हम ये देखेंगे कि इस थर्मोडायनेमिक्स की क्या इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नंबर 1, it is useful to predict whether any chemical reaction can occur under specified conditions. ये हमें इस बात की जानकारी देता है कि दी गई परिस्थितियों में कोई रासायनिक क्रिया संभव होगी अथवा नहीं होगी। नंबर 2, यूज टू प्रोडक्ट द एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन बिफोर इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। ये हमें ये बताता है कि साम्य अवस्था से आने से पूर्व ये अभिक्रिया किस सीमा तक होगी, मतलब कितनी मात्रा में अभिकारक उत्पाद में बदल जाएंगे साम्य अवस्था आने से पूर्व। थर्ड वन इज इट इज़ यूज टू डिराइव इम्पॉर्टेंट लॉज लाइक लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। इसकी सहायता से हम इम्पॉर्टेंट नियमों की व्युत्पत्ति भी कर सकते हैं, जैसे साम्य अवस्था का नियम, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अब थर्मोडायनेमिक्स जब हम पढ़ते हैं तो हम कुछ टर्म्स काम में लेंगे। उन टर्म्स के बारे में मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहला है सिस्टम। पूरे यूनिवर्स में से ब्रह्मांड में से हम कुछ भाग अपने अध्ययन के लिए चुनते हैं, सेलेक्ट करते हैं। तो जिस भाग को हम अध्ययन के लिए चुनते हैं उसको हम कहते हैं सिस्टम, तंत्र या निकाय। और इस तंत्र पर या सिस्टम पर हम स्टडी करते हैं अलग अलग प्रॉपर्टीज़ की, टेम्परेचर के इफ़ेक्ट की, प्रेशर के इफ़ेक्ट की और कंसंट्रेशन के इफ़ेक्ट की। सिस्टम
may be defined as the part of universe selected for thermodynamic consideration, that is, to study the effect of pressure, temperature, etc. It may also be defined as a specified part of the universe in which energy changes are taking place. यानी ब्रह्मांड का वो भाग जहाँ पर एनर्जी का, ऊर्जा का आदान प्रदान हो रहा है, उसे हम कहते हैं तंत्र या निकाय. एग्जाम्पल, यदि हम एक बीकर लेते हैं, उस बीकर के अंदर हम वाटर लेते हैं और उस वाटर की स्टडी करते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? सिस्टम, तंत्र या निकाय. नेक्स्ट इज सराउंडिंग. अब ब्रह्मांड का वो भाग जो इस तंत्र को प्रभावित करता है, उसे हम कहते हैं सराउंडिंग या पारिपार्श्विक. द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ यूनिवर्स एक्सक्लूडिंग द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग. यानी अब ये निश्चित हुआ कि तंत्र और सराउंडिंग दोनों, तंत्र और पारिपार्श्विक, सिस्टम और सराउंडिंग दोनों मिलके क्या बनाते हैं? यूनिवर्स. दैट इज, यूनिवर्स किसके बराबर है? सिस्टम प्लस सराउंडिंग. अब ये सिस्टम सराउंडिंग से वास्तविक या काल्पनिक बाउंड्री के द्वारा सेपरेट रहता है. द सिस्टम एंड सराउंडिंग कैन बी सेपरेटेड बाय रियल एंड इमेजिनरी बाउंड्री. बाउंड्री रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है. सी द फिगर. आप इस चित्र में देखें, ये सिस्टम है और इसके बाहर का जो एरिया है वो क्या है? सराउंडिंग. एंड देयर इज़ वन बाउंड्री बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. सिस्टम और सराउंडिंग के बीच एक परिसीमा या जिसको कहते हैं बाउंड्री है. अब गुणों के आधार पर निकाय कई प्रकार के होते हैं. सो वी कम टू टाइप्स ऑफ सिस्टम. तंत्र के प्रकार. फर्स्ट वन इज ओपन सिस्टम. ओपन सिस्टम या खुला निकाय. यहाँ क्या होता है? निकाय और पारिपार्श्विक के बीच में ऊर्जा का आदान प्रदान भी हो सकता है और द्रव्य यानी मैटर का आदान प्रदान भी हो सकता है. हियर मास एंड एनर्जी कैन बी एक्सचेंज विथ सराउंडिंग. एग्जाम्पल, इफ सम वाटर इज केप्ट इन ओपन वेसल और हॉट टी इन ओपन कप. सपोज एक कप के अंदर चाय है, खुला हुआ कप है, तो क्या होगा कि अगर चाय गर्म है तो सिस्टम में से एनर्जी सराउंडिंग में जाएगी, थोड़ी देर बाद चाय ठंडी हो जाएगी और जो वेपर्स हैं गर्म चाय की, दैट इज़ मैटर, वो भी सराउंडिंग में जा सकेगा. तो द सराउंडिंग एंड सिस्टम कैन एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड मैटर. यानी पारिपार्श्विक और तंत्र के बीच पदार्थ और ऊर्जा दोनों का आदान प्रदान यदि हो सके तो ऐसा सिस्टम कहलाता है खुला ओपन सिस्टम या खुला तंत्र. ये देखिए, इट इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओपन सिस्टम. दिस इज सिस्टम. इसकी बाउंड्री से होकर मास अंदर जा सकता है और अंदर से बाहर आ सकता है. इसी तरीके से ऊर्जा या एनर्जी भी टू एंड फ्लो कर सकती है. तो इस सिस्टम को हम क्या कहेंगे? ओपन सिस्टम या खुला तंत्र. नेक्स्ट इज क्लोज सिस्टम. हिंदी में कहेंगे बंद निकाय. इन ए क्लोज सिस्टम देयर इज ओनली द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी विथ सराउंडिंग्स. नो एक्सचेंज ऑफ मास टेक्स प्लेस. यहाँ क्या होता है कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच, तंत्र और पारिपार्श्विक के बीच केवल और केवल ऊर्जा का आदान प्रदान हो सकता है, द्रव्य का आदान प्रदान नहीं हो सकता. जैसे यदि हम गर्म चाय के कप को प्लेट से ढक दें तो क्या होगा? ऊर्जा का आदान प्रदान तो होगा,
चाय तो ठंडी होगी, लेकिन जो चाय की वेपर्स हैं वो सराउंडिंग में नहीं आ सकेंगी। अनदर एग्जाम्पल इज वाटर इज प्लेस्ड इन क्लोज वेसल्स। तो इस प्रकार के तंत्र को हम कहेंगे बंद निकाय या क्लोज्ड सिस्टम। ये देखिए, दिस इज अ सिस्टम विच इज सेपरेटेड बाई ए वेल डिफाइंड बाउंड्री। सिस्टम तंत्र के चारों तरफ एक बाउंड्री है। इस तंत्र और पारिपार्श्विक के बीच में केवल और केवल क्या हो रहा है, एनर्जी का आदान प्रदान हो रहा है, ऊर्जा का आदान प्रदान हो रहा है। द्रव्य का आदान प्रदान नहीं हो सकता क्योंकि ये क्लोज है, बंद है। तो सिस्टम में से कोई भी मॉलिक्यूल बाहर नहीं जा सकता और बाहर से भी कोई मॉलिक्यूल अंदर नहीं आ सकता। दिस इज क्लोज सिस्टम या बंद निकाय। द थर्ड वन इज विवृत निकाय या वी कैन से आइसोलेटेड सिस्टम। सपोज we take a water in a vessel which is closed as well as insulated. Rather we can say thermos flask example. Thermos flask में क्या होता है कि अंदर जो पदार्थ है, मैटर, वो बाहर नहीं आ सकेगा और बाहर वाला अंदर नहीं आ सकेगा। दैट मीन्स कि द्रव्य का आदान प्रदान नहीं हो सकता। एट द सेम टाइम वो इंसुलेटेड है, मतलब बाहर से ऊर्जा अंदर नहीं जा सकेगी, ना ही अंदर से ऊर्जा बाहर आ सकेगी। तो जो भी है अंदर उसके पदार्थ, उसका टेम्परेचर वही बना रहेगा जिस टेम्परेचर पर वो था। यानी गर्म था तो गर्म बना रहेगा और ठंडी वस्तु थी तो वो क्या रहेगी, ठंडी बनी रहेगी। दैट मीन्स देयर इज नाइदर एक्सचेंज ऑफ मास नॉर एनर्जी विथ सराउंडिंग। पारिपार्श्विक के साथ यदि तंत्र ना तो द्रव्य का आदान प्रदान कर सके और ना ऊर्जा का, तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम या विवृत निकाय। दिस इज द आइसोलेटेड सिस्टम। नो मास कैन एक्सचेंज as well as no energy can exchange between the system and the surrounding. Now there are certain terms which is used in thermodynamics. सिस्टम को हम उसकी प्रकृति के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं। सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड इनटू two parts on the basis of nature of constituents. यदि हम एक ग्लास में या कप में, कंटेनर में पानी लेते हैं, उसके अंदर हम 1 चम्मच शुगर ऐड करते हैं, उसको हम स्टर करते हैं। स्टर करने के बाद क्या होता है कि जब हम उसको देखते हैं तो हर एक स्थान पर उसका संगठन जो है वो समान होता है। आप ऊपर से पानी पिएंगे तो भी उतना ही मीठा है, नीचे से लेंगे तो भी उतना ही मीठा है, यानी हर तरफ से उसका संगठन एक जैसा होता है। इसको हम कहेंगे होमोजीनस सिस्टम या समांगी तंत्र। ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन द सेम फेज एंड कंपोजिशन ऑफ द सिस्टम रिमेन्स यूनिफॉर्म थ्रू आउट। तो ये क्या हुआ आपका होमोजीनस सिस्टम, समांगी तंत्र। दूसरा, अगर आप एक बीकर लें, उसमें वाटर लें और 1 चम्मच सैंड ऐड कर लें। सैंड ऐड करने के बाद आप क्या करें, उसको अच्छी तरीके से स्टिर कर दें और स्टिर करने के बाद थोड़ी देर बाद उसको छोड़ दें। थोड़ी देर बाद आप क्या देखेंगे कि सैंड या रेत जो है नीचे सेटल हो गई। ऊपर का कंपोजिशन बिल्कुल डिफरेंट है, साफ पानी है और नीचे सैंड है। तो इसका क्या मतलब हुआ, अलग अलग स्थानों पर संगठन अलग अलग है और प्रावस्था भी एक से ज़्यादा है। तो ऐसे तंत्र को हम कहेंगे विषमांगी तंत्र या हेट्रोजीनस सिस्टम। इट कंटेन 2 or more phases and the composition is not uniform throughout. The system has many properties
किसी भी तंत्र के बहुत सारे गुण होते हैं, अनेक गुण होते हैं, और इन गुणों को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, विशिष्ट गुण। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज माने विशिष्ट गुण। विशिष्ट गुण क्या? वो गुण जो तंत्र की मात्रा पर और आकार पर, परिमाण पर निर्भर नहीं करते हैं। ये केवल और केवल तंत्र की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। They do not depend on the size of the system or quantity of the matter present in it. They depend only on the nature of system. जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, सरफेस टेंशन एक्सेट्रा। यदि कोई सिस्टम है, चाहे वो आकार में छोटा हो या बड़ा हो, उसका टेम्परेचर हमेशा कैसा रहेगा? सेम रहेगा। सरफेस टेंशन सेम रहेगा और डेंसिटी या घनत्व भी सेम रहेगा। ऐसे गुणों को हम कहते हैं विशिष्ट गुणधर्म या इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। दूसरे प्रकार की प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि तंत्र की मात्रा पर, उसके आकार पर निर्भर करती हैं। ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम कहते हैं मात्रात्मक गुणधर्म या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। जैसे वॉल्यूम, क्वांटिटी कम है तो वॉल्यूम कम होगा, क्वांटिटी ज़्यादा है तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा। एनर्जी सिमिलरली, ऊर्जा, हीट कैपेसिटी, ऊष्माधारिता, एंट्रोपी, ये सब के सब केस पर निर्भर कर रहे हैं पदार्थ की मात्रा पर, क्वांटिटी पर। तो इसलिए ये कहलाएंगे मात्रात्मक गुणधर्म या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। और जो मात्रा पर निर्भर नहीं कर रहे हैं वो क्या है? विशिष्ट गुणधर्म या इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। अब कोई निकाय आपके पास है, उसको स्पेसिफाई करने के लिए या उसको उसके बारे में बताने के लिए हमें कुछ टर्म्स की आवश्यकता होती है, कुछ प्रॉपर्टीज़ की, कुछ गुणों की आवश्यकता होती है। इन गुणों को हम कहते हैं स्टेट वेरिएबल्स। ये गुण कैसे होते हैं? जो अवस्था बदलने के साथ, यानी तंत्र की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन होने के साथ इनके मान या इनकी वैल्यू भी बदल जाती है। और ये कैसे होते हैं? दीज आर द मेजरेबल प्रॉपर्टीज़। ये नापे जाने योग्य गुण हैं जिनसे हम किसी तंत्र को स्पेसिफाई कर सकते हैं। दे आर द कंडीशन ऑफ सिस्टम विच इज़ डिस्क्राइब्ड in terms of certain measurable properties such as temperature, pressure, volume, etc. of the system. These properties, temperature, pressure, volume, they are called state variables. Now we come to next state functions. अब हिंदी में कहेंगे अपन अवस्था फलन। अवस्था फलन क्या है? कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जिनकी वैल्यू, जिनका मान केवल तंत्र की स्थिति पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है। इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि वो स्थिति हमने किस प्रकार प्राप्त करी है। तो ऐसे गुणों को, ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम कहते हैं अवस्था फलन या स्टेट फंक्शन। जैसे बीकर में वाटर है, पानी, और इसका टेम्परेचर 50 डिग्री है, तो टेम्परेचर इज़ 50 डिग्री। ये इस बात पर निर्भर नहीं है कि हमने उसको 100 डिग्री से कूल करके 50 लाए हैं या 20 डिग्री से हीट करके 50 डिग्री लाए हैं। टेम्परेचर इज़ 50 मीन्स द टेम्परेचर इज़ 50 डिग्री। तो द टेम्परेचर इज़ ए स्टेट फंक्शन। It is defined as the property whose value depends only upon the state of the system and is independent of the path by which state has been reached. For example, a person standing on the roof of the building has a fixed value of potential energy.
It does not depend whether he has reached there by stairs or by lift. कोई छत पर व्यक्ति खड़ा है, उसके पास डेफिनेट पोटेंशियल एनर्जी होगी, उससे कोई लेना देना नहीं है कि वो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर गया है या फिर वो लिफ्ट से गया है. इसके दूसरे और एग्जाम्पल्स हैं पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी. ये सब की सब क्या है? अवस्था फलन या स्टेट फंक्शन. नाउ वी कम टू प्रोसेस. When state of the system changes, then process is said to be occur. अगर तंत्र की अवस्था में परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं प्रोसेस हुआ. The first and the last state of the process is called initial and final state respectively. जो प्रक्रम की फर्स्ट स्टेज है उसको हम कहते हैं इनिशियल स्टेज, और जो अंतिम अवस्था है लास्ट स्टेज वो कहलाती है फाइनल स्टेज, अंतिम अवस्था. और तंत्र के परिवर्तित होने की जो विधि है वो कहलाती है प्रक्रम या प्रोसेस. दिस सी द ग्राफ. सिस्टम इज इन वन पोजिशन, देन we decreases the pressure, volume increases, system reaches to 2 position. Now we kept volume constant and decreases the pressure. System is reached in third stage. Now again we increases pressure, volume decreases. Then the system is reached in fourth stage. So this is the प्रोसेस. प्रक्रम तंत्र के द्वारा विभिन्न अवस्थाओं में जाने की प्रक्रिया प्रक्रम या प्रोसेस कहलाती है. प्रोसेस गिव्स अस द पाथ बाय विच सिस्टम चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अदर. देयर आर सर्टेन प्रोसेसेस इन विच पर्टिकुलर स्टेट वेरिएबल इज केप्ट कांस्टेंट. ज़्यादातर प्रक्रमों में हम इस अवस्था फलन में से, स्टेट वेरिएबल्स में से कोई एक वेरिएबल कांस्टेंट रखते हैं और उसके आधार पर प्रक्रम कई तरीके के हो सकते हैं. पहला है, फर्स्ट वन इज आइसोथर्मल प्रोसेस, समतापी प्रक्रम. इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. यह वो प्रक्रम है जिसमें तंत्र का ताप निश्चित रहता है. दैट इज dt, चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू 0. ताप नहीं बदलेगा और तंत्र एक अवस्था से दूसरी अवस्था में आ जाएगा. इसका मतलब क्या हुआ? हीट कैन फ्लो फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग एंड वाइस वर्सा इन ऑर्डर टू कीप द टेम्परेचर कांस्टेंट. अगर सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है तो वो एनर्जी सराउंडिंग में चली जाएगी, और अगर सिस्टम की एनर्जी कम हो रही है तो सराउंडिंग से एनर्जी या हीट सिस्टम में आ जाएगी, सो दैट द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. हीट इज अ मेजर ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ हीट. दिस इज एग्जाम्पल. Pressure decreases, volume increases, and temperature remains the same. Second process is adiabatic process. The system does not exchange heat with the surrounding. इसमें तंत्र और पारिपार्श्विक के बीच में हीट का, ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता. इसका मतलब क्या हुआ कि द सिस्टम इज कंप्लीटली इंसुलेटेड फ्रॉम सराउंडिंग एंड dq इज इक्वल टू 0. dq मतलब चेंज इन हीट इज इक्वल टू 0. थर्ड वन इज आइसोकोरिक प्रोसेस या सम आयतनी प्रक्रम. इस प्रक्रम में आयतन, तंत्र का आयतन हमेशा निश्चित बना रहता है.
volume of the system remains constant during the process. Next is isobaric samdabi prakram. Here pressure of the system remains constant during the process. पूरे परिवर्तन के दौरान प्रेशर तंत्र का दाब हमेशा निश्चित रहता है. dp इज इक्वल टू 0. दाब में कोई परिवर्तन नहीं होता. नेक्स्ट वन इज साइक्लिक प्रोसेस. हियर द सिस्टम अंडरगो सीरीज ऑफ चेंजेस एंड फाइनली रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्टेट. यदि सिस्टम में कई सारे चेंजेस हों, सीरीज ऑफ चेंजेस, और अंत में वो पुनः अपनी स्थिति में, प्रारंभिक स्थिति में लौटा है, तो उसको हम कहेंगे चक्रीय प्रक्रम या साइक्लिक प्रोसेस. बहुत सीधा सा एग्जाम्पल है. आप सुबह घर से निकले कॉलेज जाने के लिए, कॉलेज आए, यहाँ से आप अपनी फ्रेंड के यहाँ चले गए कॉलेज से, फिर अपनी फ्रेंड के यहाँ से आप मार्केट चले गए कुछ परचेजिंग करने. मार्केट से आपका मन हुआ मूवी देख लें तो आप पिक्चर हॉल चले गए, और उसके बाद लौट के अपने घर आ गए. तो जहाँ से आप निकले थे, यदि लौटकर आप उसी जगह पर आ जाएंगे तो ये आपका पूरा प्रोसेस कहलाएगा चक्रीय प्रक्रम या साइक्लिक प्रोसेस. सी द फिगर. वी स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट पोजीशन, goes to second, then third, then fourth, and again reach to the original position. This type of processes are known as cyclic process या चक्रीय प्रक्रम. तो चक्रीय प्रक्रम में क्या होता है, तंत्र की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था समान होती है. यानी तंत्र के जो गुण प्रारंभिक अवस्था के होते हैं, वही गुण तंत्र के अंतिम अवस्था के भी होते हैं. अब किसी भी प्रक्रम को, प्रोसेस को हम दो तरीके से संपन्न कर सकते हैं. द प्रोसेस कैन बी कैरिड आउट इन 2 डिफरेंट टाइप्स. पहला कहलाता है रिवर्सिबल प्रोसेस, उत्क्रमणीय प्रक्रम. रिवर्सिबल प्रोसेस. Such a process is carried out infinitesimally slowly so that all changes occurring in a direct process can be reversed and the system and the surrounding remains in the state of equilibrium. अर्थात इन प्रोसेस को, इन प्रक्रमों को इतने धीमे धीमे स्टेप्स में किया जाता है कि प्रत्येक स्टेप पर सराउंडिंग और सिस्टम, तंत्र और पारिपार्श्विक के बीच में इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था बनी रहती है, और इस प्रोसेस को रिवर्स करते हुए वापस तंत्र को अपनी पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है. यदि ऐसा संभव हो तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस या उत्क्रमणीय प्रक्रम. ये जो उत्क्रमणीय प्रक्रम की बात है, ये आइडियल बातें हैं. रियलिटी में ऐसा पॉसिबल नहीं है. क्यों? क्योंकि किसी भी उत्क्रमणीय प्रक्रम को करने के लिए इनफाइनाइट टाइम की आवश्यकता होगी. इट इज़ एन आइडियल प्रोसेस एंड कैनॉट बी रियलाइज्ड इन एक्चुअल प्रोसेस. दूसरा होता है अनुत्क्रमणीय प्रक्रम या इरिवर्सिबल प्रक्रम प्रोसेस. इसमें क्या है, चेंज इज ब्रॉट अबाउट रैपिडली एंड द सिस्टम डज नॉट अटेन इक्विलिब्रियम. चेंज, परिवर्तन जल्दी जल्दी किया जाता है, जिससे सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में साम्यावस्था नहीं बनी रहती. अब इसमें यदि हम चेंज को रिवर्स करते हैं, रिवर्स डायरेक्शन में, तो पूर्व स्थिति को पूरी तरीके से अचीव नहीं किया जा सकता, प्राप्त नहीं किया जा सकता है. The force which derives reactant towards the product is greater than the opposing force which is to carry reverse process. जिस फोर्स से हम रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदल रहे हैं, उसी फोर्स से प्रोडक्ट को पूरी तरीके से रिएक्टेंट में नहीं बदला जा सकता है. ऐसे प्रोसेस कहलाते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस. Third type of processes are spontaneous process.
स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहलाते हैं स्वतः स्फुरित प्रक्रम. इट में डिफाइंड एज द प्रोसेस विच कैन टेक्स प्लेस बाई इटसेल्फ और इनिशिएशन. ऐसे प्रक्रम जो हमें ऊर्जा दिए बिना स्वतः ही हो जाते हैं उनको हम कहते हैं स्वतः स्फुरित प्रक्रम, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. एग्जाम्पल, एवोपरेशन ऑफ वाटर इन ओपन वेसल. एक वेसल में पानी रखा है तो सतह के मॉलिक्यूल अपने आप एवोपरेट होते रहेंगे. डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर. पानी में लवण का घुलना, आप पानी में लवण डाल दें तो अपने आप करेगा. फ्लो ऑफ वाटर डाउन द हिल. ऊपर से नीचे, पहाड़ के ऊपर से नीचे पानी का बहना. दीज ऑल द प्रोसेस डज नॉट रिक्वायर एनी टाइप ऑफ एनर्जी and hence known as a spontaneous process. Combination of oxygen and hydrogen to form water. Lighting of candle is initiated by ignition. इन प्रोसेस के लिए हमको एनर्जी देनी पड़ती है. तो ऐसे प्रोसेस कहलाते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस या अस्फूर्त प्रक्रम. कुछ ऊष्मागतिकी राशियाँ होती हैं. देयर आर सम थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज़ जिनकी सहायता से हम सिस्टम की विभिन्न प्रॉपर्टीज़ में रिलेशनशिप बताते हैं. उनमें सबसे पहली राशि है, द फर्स्ट थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी इज इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा. प्रत्येक सिस्टम एक निश्चित अमाउंट ऑफ एनर्जी से जुड़ा रहता है. हर तंत्र में निश्चित मात्रा में ऊर्जा पाई जाती है. अब चाहे वो उसके प्रेशर की वजह से हो, चाहे टेम्परेचर की वजह से हो, चाहे मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन कंपन की वजह से हो, चाहे स्थानांतरीय गति की वजह से हो, चाहे घूर्णन की वजह से हो, हर तंत्र के पास अपनी एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा होती है, एनर्जी, जिसको हम कहते हैं आंतरिक ऊर्जा. और इसको हम कैपिटल ई या कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं. एवरी सिस्टम is associated with a definite amount of energy which is called its internal energy, and it is donated by capital E or capital U. It depends upon various factors such as temperature, pressure and chemical nature of the substance. तो आंतरिक ऊर्जा प्रत्येक तंत्र की अपनी एक निश्चित ऊर्जा होती है. यदि तंत्र में या निकाय में कोई परिवर्तन होता है तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में भी परिवर्तन हो जाता है. इसे हम कहते हैं आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी. द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन ए केमिकल रिएक्शन इज द डिफरेंस इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स. जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो रिएक्टेंट क्या कर रहा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है. अभिकारक जो है वो उत्पाद में बदल रहा है. अभिकारकों की आंतरिक ऊर्जा अलग है, उत्पादों की, प्रोडक्ट की आंतरिक ऊर्जा अलग है. अब उत्पाद की आंतरिक ऊर्जा में से अगर हम अभिकारक की आंतरिक ऊर्जा घटा दें EP माइनस ER, तो हम उसको कहते हैं डेल्टा E. डेल्टा इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, बराबर EP एनर्जी ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस ER इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट. सिमिलरली देयर इज वन अनदर क्वांटिटी, एंथैल्पी. नाउ एंथैल्पी इन हिंदी ऑल्सो नोन एज एंथैल्पी. अब इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है? इंटरनल एनर्जी में हम सारी ऊर्जाओं को, सारे डिफरेंट टाइप की एनर्जीज को काउंट करते हैं, बट नॉट
द वर्क एनर्जी, लेकिन कार्य ऊर्जा को हम उसमें काउंट नहीं करते। कार्य ऊर्जा हम कैसे मेज़र करेंगे? इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, P इंटू V। यदि हम आंतरिक ऊर्जा में कार्य ऊर्जा को भी सम्मिलित कर लें तो ये टोटल हीट कंटेंट हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे एंथैल्पी, समाहित ऊष्मा। एंथैल्पी और हीट कंटेंट of the system may be defined as the sum of the internal energy and the product of its pressure and volume. H is equal to what? E plus PV. E is the internal energy, P is the pressure, and V is the volume of the system. Now change in enthalpy, क्योंकि इंटरनल एनर्जी हर सिस्टम की अलग होती है, इसीलिए एंथैल्पी या समाहित ऊष्मा भी हर तंत्र की अलग अलग होगी। यदि हम केमिकल रिएक्शन की बात करें तो प्रोडक्ट की अलग होगी, रिएक्टेंट की अलग होगी। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं तो एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू डेल्टा एच, चेंज इन एंथैल्पी। It is a difference in the enthalpy of product and reactants. Delta H is equal to delta H is equal to HP minus HR. Now entropy, it is another thermodynamic quantity. What is entropy? It is a measure of disorderness or रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम। यदि हम बात करें तो ये तंत्र की अव्यवस्था की माप है। जो तंत्र जितना ज़्यादा अव्यवस्थित होगा हम कहेंगे उस तंत्र की एंट्रोपी उतनी ही ज़्यादा है। द ग्रेटर द रैंडमनेस द ग्रेटर द एंट्रोपी। एंट्रोपी ऑफ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज मिनिमम इन द सॉलिड स्टेट एंड मैक्सिमम इन द गैसियस स्टेट। कोई क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की एंट्रोपी ठोस अवस्था में सबसे कम होती है और गैस अवस्था में सबसे ज़्यादा होती है। क्यों? आप जानते हैं कि सॉलिड में अणु पास पास होते हैं, गति करने की स्वतंत्रता कम होती है, यानी अव्यवस्था या रैंडमनेस कम होती है, एंट्रोपी कम होती है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, मूवमेंट की स्वतंत्रता, डिग्री ऑफ मूवमेंट या गति करने की स्वतंत्रता बढ़ेगी और अव्यवस्था भी बढ़ेगी, एंट्रोपी भी बढ़ेगी। गैसेस में गति करने की स्वतंत्रता सबसे ज़्यादा होती है, रैंडमनेस सबसे ज़्यादा होती है और इसीलिए गैसों की एंट्रोपी भी सबसे ज़्यादा होती है। जस्ट वन एग्जाम्पल, यदि आपकी क्लास चल रही है, टेबल चेयर्स वेल अरेंज हैं, आप लोग अरेंज मैनर में बैठे हुए हैं, व्यवस्थित रूप से बैठे हुए हैं और लेक्चर चल रहा है, तो हम क्या कहेंगे? कक्षा की एंट्रोपी कम है। लेकिन यदि आपकी क्लास में टीचर बाहर चला जाए तो आप क्या कर सकते हैं? इधर से उधर जाएंगे, बात करेंगे, ज़ोर ज़ोर से टेबल चेयर को इधर उधर मूव करेंगे। उस समय क्या होगा? रूम के अंदर, क्लासरूम में अव्यवस्था हो जाएगी और हम क्या कहेंगे? एंट्रोपी बढ़ गई। तो सभी की ये प्रवृत्ति होती है कि एंट्रोपी हमेशा बढ़ना चाहती है। एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ऑल्सो ट्राई टू इंक्रीज। दैट इज़, अगर आपके ऊपर एक्सटर्नल कंट्रोल या एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होगा तो हमेशा क्या होगा? एंट्रोपी बढ़ी हुई रहेगी। तो हमेशा ये एक जनरल लॉ है कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज टेंडिंग टू इंक्रीज। दिस इज एन एग्जाम्पल, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। इन दिस बीकर देयर इज अ पीस ऑफ आइस, द मॉलिक्यूल्स आर वेल अरेंज्ड, सो एंट्रोपी इज़ वेरी लेस। एंट्रोपी इसकी बहुत कम है। अब जैसे जैसे आइस मेल्ट करती है वैसे वैसे क्या है?
अणुओं की गति बढ़ जाती है और एंट्रोपी बढ़ जाती है। और टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये वेपर्स में बदला, एंट्रोपी और बढ़ गई, यानी एंट्रोपी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इस एंट्रोपी को हम एस, कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई एस। इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब किसी सिस्टम में यदि कोई चेंज हो रहा है तो एंट्रोपी भी चेंज होगी। द चेंज इन एंट्रोपी मतलब डेल्टा एस इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली ड्यूरिंग ए प्रोसेस डिवाइडेड बाई एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड। डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल। क्यू रिवर्सिबल मीन्स उत्क्रमणीय प्रक्रम में अवशोषित की गई ऊष्मा की मात्रा बटे परम ताप, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। दिस इज नोन एज चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस। अब नेक्स्ट हम आगे के लेक्चर में लेंगे। थैंक यू।